हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली बाइट। जैसा कि आप लोगों को पता होगा यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में टोटल दो पेपर के एग्जाम होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 वो होता है जिससे आपने मास्टर्स कर रखा है और इसी के बेसिस पे यूजीसी नेट का फॉर्म भी फिल किया होता है। और पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है, चाहे किसी का पेपर 2 कुछ भी हो। इसी पेपर 1 के प्रीवियस ईयर की सीरीज को मैं कंप्लीट करवा रही हूँ। ये है प्रीवियस ईयर जनवरी 2017 में कंडक्ट हुए एग्जाम का पार्ट 1। इसके बाद पार्ट 2 आएगा। इसी तरह से कई प्रीवियस ईयर की सीरीज को मैंने कंप्लीट कराया है, जिसे सीक्वेंस वाइज देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहां पे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, जहां पे ये सारे ही प्रीवियस ईयर के कवर करवाए हुए लेक्चर्स आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक प्रिंसिपल किसी स्कूल के एक इंटरव्यू सेशन कंडक्ट करते हैं, टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों का, और वो ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि देखते हैं आगे क्या पॉसिबिलिटी है या संभावना है कि जिससे पार्टिसिपेशन स्कूल के प्रोग्राम में इनहेंस हो सके, यानी कि बढ़ सके। तो अगर इस टाइप का जो रिसर्च एक प्रिंसिपल कर रहा है, इस टाइप के रिसर्च को कौन सा रिसर्च कहते हैं? तो एक्शन रिसर्च कहते हैं। एक्शन रिसर्च जो होता है वो एक तरह से प्रैक्टिकल रिसर्च कह सकते हैं हम लोग, होता है जो कि इमीडिएट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए किया जाता है। जैसे कि कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस हो रही है किसी भी एरिया में, तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्शन रिसर्च के द्वारा इमीडिएट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए एक्शन रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल चाह रहे हैं पॉसिबिलिटी फाइंड करना, तो यहाँ पे कौन सा रिसर्च होगा? एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट, अब देखिए ये जो एक्शन रिसर्च किया जाता है वो एक स्पेशल यूजुअल सीक्वेंस फॉलो करता है, यानी कि एक सीढ़ी पे चढ़ने के बाद दूसरी सीढ़ी कुछ स्टेप्स को फॉलो कर रहा होता है। तो ये कौन सा स्टेप है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले किसी चीज के बारे में प्लान करना, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना, फिर ऑब्जर्व करना, देन रिफ्लेक्ट करना। ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं हम लोग एक्शन रिसर्च में। नेक्स्ट, इसमें भी आपसे सीक्वेंस ही पूछा जा रहा है कि एक रिसर्च के लिए कौन सा लॉजिकल होगा। देखिए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 में ना सीक्वेंस बहुत पूछा जाता है, चाहे कंप्यूटर के डेटा से रिलेटेड हो, रिसर्च के प्रोसेस से रिलेटेड हो, या फिर थेसिस लिखने के प्रोसेस से रिलेटेड हो, या फिर किसी भी चीज से। तो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम लोगों ने एक सीक्वेंस देखा एक्शन रिसर्च के लिए, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? एक प्रॉपर कोई रिसर्च कंडक्ट हो रहा है तो उसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करना लॉजिकल होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले किसी रिसर्च को करने से पहले आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम जिस पे आप रिसर्च करना चाह रहे हैं। फिर उस प्रॉब्लम पे आप एक हाइपोथेसिस, यानी कि पहले से एक आंसर क्रिएट करते हैं अपने माइंड में और ये सोचकर चलते हैं कि इसका रिजल्ट यही होगा। फिर आप लोग डेवलपमेंट करते हैं रिसर्च के डिजाइन का। देन डेटा कलेक्शन होता है, जैसा प्रॉब्लम उसके अकॉर्डिंग डेटा कलेक्शन होता है, डेटा का एनालिसिस होता है, फिर एक जनरलाइजेशन करते हैं, देन कंक्लूजन तक हम लोग पहुंचते हैं। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो किया जा रहा है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हमें सेट 1 को सेट 2 के साथ मैच करना है। सेट 1 में रिसर्च के मेथड्स दिए हुए हैं और सेट 2 में डेटा कलेक्शन के टूल्स दिए हुए हैं, यानी कि किस टाइप के रिसर्च में कैसा डेटा कलेक्शन का चॉइस करना बहुत सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड के लिए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट करना बेटर होगा। देन हिस्टोरिकल मेथड यदि हम लोग रिसर्च के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस को देखना ये इम्पोर्टेंट डेटा कलेक्शन टूल होता है। इसी तरह से बाकी का आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें कहा जा रहा है कि जो इशू होता है रिसर्च एथिक्स का, यानी कि अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च एथिक्स को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। अब ये रिसर्च एथिक्स क्या होता है? यानी कि रिसर्च के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसे फॉलो किया जाना अनिवार्य होता है। तो अगर रिसर्च एथिक्स का जो प्रॉब्लम होता है वो कंसीडर कर सकते हैं हम लोग उचित, पर्टिनेंट का मतलब उचित समझ सकते हैं किस स्टेज में, जहां पे डेटा कलेक्शन होता है और इंटरप्रिटेशन होता है, वहां पे रिसर्च एथिक्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अब ऐसा क्यों है कि डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन वाले स्टेज में बहुत ज़रूरी होता है?
कि उचित ढंग से रिसर्च एथिक्स का ध्यान रखा जाए, क्योंकि देखिए रिसर्च एथिक्स के अंदर विलिंगनेस यानी कि आप कितने इच्छुक हैं इस रिसर्च को करने के लिए, आप कितने कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पार्टिसिपेशन है यानी कि आप कितना ज़्यादा अच्छे से चाहते हैं रिसर्च को कंडक्ट करना, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। तो जब डेटा कलेक्शन की बारी आती है, अगर आप में विलिंगनेस नहीं होगा, आप में खुद में इंटरेस्ट नहीं होगा, तो आप यहाँ पे गलती कर सकते हैं। इसीलिए रिसर्च एथिक्स का उचित अगर देखना है तो हम लोग यहीं पे देख सकते हैं इसी स्टेज में। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें रिपोर्टिंग फॉर्मेट फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड होता है। अब देखिए बाकी के जो रिसर्च होते हैं कॉन्फ्रेंस में, वर्कशॉप में, सेमिनार में, इन सभी जगहों पे अपने वर्क को डिस्कस करना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में यानी कि रिटेन डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में कौन सा होता है, तो डॉक्टरल लेवल थेसिस जो होता है वो रिटेन फॉर्मेट में होता है। बाकी सभी क्या होते हैं, ये सभी में डिस्कस होते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टरल लेवल थेसिस। नेक्स्ट, आगे के 7 to 12 नंबर के क्वेश्चन इसी कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड है, तो आप लोग पहले पॉज करिए और इस कॉम्प्रिहेंशन को रीड करिए, उसके बाद मैं आगे के आंसर्स को बता दे रही हूँ, फिर आप लोग मैच करिएगा कि आप लोग सही आंसर कर पा रहे हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसमें पूछा जा रहा है कि इम्पैक्ट बताने के लिए लास्ट ग्रेट वॉर का इंडियन लिटरेचर पर, तो इसका क्या आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि टैगोर क्या आर्टिकुलेट करते हैं अपने लास्ट टेस्टामेंट में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इंडिया का इंटेलिजेंसिया जो था उसका क्या स्टैंड था या क्या थिंकिंग थी जब ग्रेट वॉर हो रहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कि ये लोग एक्सप्रेस कर रहे थे अपनी सिंपैथी को इंग्लैंड के साथ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ग्रेट एगोनी ऑफ पार्टीशन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा नेशनल रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, ये जो पैसेज था या कॉम्प्रिहेंशन था उसका ये लास्ट क्वेश्चन है कि इस पैसेज के थ्रू क्या मैसेज दिया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोग यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं और अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.delhibytes.in, जहाँ पे नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर और मॉक पेपर मौजूद है, जिसे सॉल्व करके आप अपने आप को एग्जाम के लिए रेडी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कठिनाइयां हो रही है, तो आप डेली बाइट की पेड मेंबरशिप भी ले सकते हैं। पेड मेंबरशिप से रिगार्डिंग वीडियो लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट में यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 वाले ही प्लेलिस्ट में सबसे पहला वाला लेक्चर इसी के रिगार्डिंग है कि डेली बाइट की पेड मेंबरशिप क्या है, इसमें क्या क्या आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, क्या पेमेंट करना पड़ेगा और कैसे प्रिपरेशन करवाई जाएगी जिससे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई कर लें। और अगर आप डेली बाइट की पेड मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो लेक्चर को जरूर देख ले, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और कमेंट सेक्शन में भी पिन्ड है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या हमें पहले से पता होना चाहिए कि आप जिससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच करे, तभी एक कम्युनिकेशन इफेक्टिव वे में सही ढंग से चल सकेगा। नेक्स्ट, अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं यानी कि बातें कर रहे हैं और वहां पे वर्बल और नॉन वर्बल जो मैसेज है वो कॉन्ट्राडिक्ट करे, यानी कि यदि कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है और जो एक्सप्रेशंस दे रहा है वो दोनों मैच ना करे, तो आप किस मैसेज पे बिलीव करेंगे, नॉन वर्बल जो कि उनका एक्सप्रेशन कह रहा है या फिर वर्बल जो वो वर्ड्स में भाषा में आपके सामने रख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें नॉन वर्बल पे बिलीव करना होता है। जैसे कि अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है लेकिन अपने चेहरे पे एक्सप्रेशन बहुत ही खराब रखे हुए है, इससे हम ये समझते हैं कि वो तारीफ बस ऐसे ही कर रहा है, बल्कि वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता है। तो हम लोग किस पे बिलीव करते हैं, नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस पे बिलीव करते हैं, ना कि उस वर्ड्स पे जो वो कह रहे हैं। नेक्स्ट, एक क्लासरूम के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होता है, लेक्चर्स होते हैं, वो कैसे नेचर के होना चाहिए, यानी कि उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, फैक्चुअल, यानी कि सारे ही इंफॉर्मेशन सही होने चाहिए। नेक्स्ट, एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्रिवन बाय इनकोडर्स
पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए, कोई भी यदि कम्युनिकेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है तो जो इनकोडर होता है वो अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ही अपने मैसेजेस को कम्युनिकेशन के प्रोसेस में रख पाता है। तो जो एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन होता है वो इनकोडर की पर्सनैलिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। नेक्स्ट, एक क्लासरूम में पॉजिटिव कम्युनिकेशन किस बात को लेकर चलता है? यदि क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो परसुएसिव हो, यानी कि ठोस बातें हो जिस पे यकीन किया जा सके, ऐसी बातें हो, तो वो क्लासरूम कम्युनिकेशन में पॉजिटिव कहा जाएगा। नेक्स्ट, क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है उसका बेसिस क्या होता है? तो सोशल आइडेंटिटी। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पे बेस्ड है। कहा जा रहा है कि अगर सेम सब्जेक्ट और प्रिडिकेट है और ऐसा कंडीशन हो कि जो पहला है वो अनडिटरमाइंड है तो दूसरा भी अनडिटरमाइंड होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। तो इस रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे? सबल्टर्न। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन क्या है, मैंने पहले वाले वीडियो लेक्चर में कवर करवाया है, तो आप इसे वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऊपर जो स्टेटमेंट्स है ये किस टाइप के आर्गुमेंट है। यहाँ पे हो क्या रहा है? मेन और वीमेन का कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि तुलना हो रहा है, और बर्ड के विंग का फिश के फिन से कंपैरिजन हो रहा है। मैंने पहले भी कहा है, जब भी कंपैरिजन हो, तुलना हो, तो वो कौन सा आर्ग्यूमेंट होता है? एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट होता है। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। बाकी आप लोगों को मेरे किसी भी लेक्चर से या इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप लोग सिंपली सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे delibite_nupur। मैं वहां मिल जाऊंगी और अपने डाउट्स को आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड किसी भी अपडेट से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप डेलीबाइट एजुकेशन का भी हिस्सा हो सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से इसमें जुड़ सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर से अपडेटेड रहने के लिए डेली बाइट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। एंड ऑल्सो फॉलो एंड कनेक्ट विथ अस फॉर अपडेट्स एंड क्वेरीज थ्रू दीज सोशल मीडिया साइट्स। Links are given in the description box. Stay tuned, stay updated, and don't forget to follow your dreams and do comment your views in the comment section. Thank you.